नमस्कार, मैं हूं मुमताज़ अहमद। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन मंच आपका। आज हम बात कर रहे हैं प्रगतिशील राजनीति की, प्रगतिशील विचारों की, प्रगतिशील सोच की। हमारे साथ फरद अली जी हैं, जो कि प्राइवेट बस यूनियन के अध्यक्ष हैं। आज हम इनसे जानते हैं और पूछते हैं कि क्या समस्याएं आती हैं और कैसा यहाँ पर जो संचालन किया जा रहा है उस पर क्या क्या दुश्वारियां हैं। फरद जी, आईपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगा कि आईपा के बारे में दो शब्द आपके हों। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आईपा बहुत अच्छा चैनल है। जब से आईपा को देख रहे हैं तो ये लगता है कि आईपा ही की न्यूज़ जो है, जो शुद्ध निकल के आती है और साफ निकल के आती है। मैं आईपा के अलावा ज़्यादा और जो सोशल मीडिया के चैनल चल रहे हैं उनको देखना पसंद भी नहीं करता हूँ। इसीलिए मुझे आज खुशी है कि कम से कम आईपा मेरे पास आया और मुझसे कुछ अपनी जानकारी जिला प्राइवेट बस एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष के नाते मैं अपनी भी कुछ बात आपसे बताना चाहता हूँ। फरद जी, जैसे कि आप जो शहर से लेके ग्रामीण क्षेत्रों में बसों का संचालन होता है, बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा आपको, तो वो क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं और उसका निवारण होता है या नहीं होता है, क्या दुश्वारियाँ होती हैं आपको? फतेहपुर प्राइवेट बस एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष के नाते मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे जनपद में 17 मार्ग हैं प्राइवेट के, जिनमें 14 मार्गों में बसों का संचालन होता है। एक मार्ग जो फतेहपुर से विजयपुर मार्ग है, जिस मार्ग में बस चलना क्या ट्रैक्टर वाला मार्ग है, वो गाजीपुर से विजयपुर तक पूरा खराब मार्ग है। आए दिन गाड़ियों से दुर्घटनाएं होती हैं खराब मार्ग के कारण। और बाकी फतेहपुर जनपद के अंदर जो भी मार्ग हैं, सारे मार्गों में जो बसें चल रही हैं, कोरोना काल से ट्रांसपोर्ट लाइन की बहुत ख़राब पोजीशन है। अभी आपने कहा था कि मार्गों की, तो मार्गों की बात की जाए तो विकास से रिलेटिव ये बात है, तो ऐसे भी कुछ मार्ग हैं जहाँ पे गाड़ियों का संचालन मुश्किलों से होता हो और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करते होंगे और कैसे उसका सामना करते होंगे आप लोग? फतेहपुर प्राइवेट बस मार्ग जो है ये मात्र 26 किलोमीटर का मार्ग है। इस मार्ग में और जिले के सभी मार्गों में इस वक्त ई रिक्शा जो है चरम पर है। गांव-गांव में जो छोटे रिक्शे ई रिक्शे हैं और ऑटो विक्रम जो हैं, जबकि इनका परमिट ठेका परमिट होता है। बसों का जो संचालन है, जो जो परमिट होता है, वो सवारी उतारने और चढ़ाने का होता है। इनका ठेका परमिट एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का होता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी ग्राम पड़ते हैं, जितने भी गांव पड़ते हैं मार्गों में, हर गांव में 10-10, 20-20 ई रिक्शे और छोटे वाहन हैं जो क्षेत्रीय होते हैं, लड़ने पे उतारू हो जाते हैं। अब बसों में सवारियां मिलती नहीं हैं। बड़े मुश्किल से किसी तरीके से बसों को मेंटेन करके बस चलाया जा रहा है। इनका कोई लाभ नहीं है। अभी आपने ई रिक्शा की बात करी, तो क्या ई रिक्शा के संचालन से इस व्यवसाय पे फर्क पड़ रहा है? ई रिक्शे के संचालन से 50% बसों को हानि हुई है। क्योंकि जहाँ भी जितने भी मार्ग हैं, हर मार्ग जो प्राइवेट मार्ग हैं, हर 4-5 किलोमीटर के बाद एक गांव आ जाता है, एक पुरवा आ जाता है, जो स्टॉपेज है 5-7 किलोमीटर हर 5 किलोमीटर पे। और जहाँ 5 किलोमीटर पे आप जाएंगे तो 4 ही रिक्शे पहले से खड़े हुए हैं। वो 5-5, 10-10 किलोमीटर वो खुद छोड़ने को तैयार हो जाते हैं।
अगर उनसे कोई बात की जाती है कि देखिए हम स्टेज कैरेज वाले हैं, हम स्टेज कैरेज परमिट पे चल रहे हैं, हमको कमिश्नर साहब ने स्टेज कैरेज परमिट दिया है कि हम सवारी उतारें और चढ़ाएं। इस मुद्दे को लेके मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय से निरंतर और जिलाधिकारी महोदय से भी कई बार शिकायत की है, लेकिन ये कह के कि चलिए ये आरटीओ साहब से कहा जाएगा, ये आरटीओ साहब को बुलाया जाएगा, मीटिंग भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के होने के कारण कुछ नहीं कर पाते हैं। कोरोना काल की बात की जाए तो कोरोना काल में आपके इस बस सर्विस का क्या हाल था और उसके बाद उभरे तो अब वर्तमान में क्या स्थिति है? कोरोना काल हम क्या सभी लोग, किसी को नहीं पता था कि लॉकडाउन होता क्या है। शुरुआत में बस वालों ने, यानी हमारे जितने भी मार्ग के 17 मार्गों में जहाँ जहाँ संचालन है मार्ग में बसे, 15 मार्ग के अध्यक्ष, सभी अध्यक्षों की बैठक करके कोरोना काल में हम लोगों ने संपूर्ण 6 महीने लॉकडाउन में बसें नहीं चली, 6 महीने का वेतन चालक और परिचालक को अपने जेब से भुगतान करते रहे, क्योंकि उनके भी परिवार हैं, किसी तरीके से उनके परिवार चलना भी है। बसें खड़ी रही। हम लोगों को प्रदेश सरकार द्वारा जो है मात्र 2 माह का यात्री कर ही माफ़ किया गया। उसके बाद हम लोगों ने पूरा यात्री कर कहीं से भी लाके उधार व्यवहार किसी तरीके से यात्री कर अदा किया। गाड़ियों के बीमे ख़त्म हो गए। एक गाड़ी का बीमा 72,000 रुपये सालाना होता है, 72 से 80,000 रुपये तक का। और गाड़ियों की बैटरियां ख़राब हो गई। गाड़ी का पूरी तरीके से नवीनीकरण कराने में एक गाड़ी वाले को, एक बस वाले को कम से कम 2 लाख रुपया फिर से लगाना पड़ा। जो कर्ज लिया तो दूसरी लहर में फिर चले गए। दूसरी लहर में भी संचालन हम लोगों का रोक दिया गया। हम अनुरोध करेंगे शासन और प्रशासन से कि अब तीसरी लहर में प्राइवेट बसों का संचालन न रोका जाए। हम सभी मार्गों की बैठक करके, सभी मार्ग के अध्यक्षों की बैठक करके सैनिटाइज करने के लिए, मास्क लगाने के लिए, सामाजिक दूरी बनाने के लिए अनुरोध करेंगे और मैं कर रहा हूं। हमारे पास जितने भी जो भी बैठकें होती हैं, बराबर निरंतर कोरोना काल के बाद से अब तक हर मार्ग में ड्रम साबुन, ड्रम पानी का भरा हुआ और साबुन, सारी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं। हर समय यात्रियों को पूरी सुविधा दी जाती है। और डीजल के बढ़ने के कारण भी बहुत से यात्री कट गए हैं, क्योंकि इस 2 साल में जो डीजल, फिर भी मैं धन्यवाद अदा करूंगा प्रदेश सरकार का कि कम से कम 10 रुपये दीपावली के शुभ अवसर पर ही सही डीजल का रेट डाउन हुआ था, और उम्मीद करते हैं कि शायद डीजल का रेट और डाउन हो। फरज, ये आखिरी सवाल है कि चुनाव नज़दीक हैं, 22 का चुनाव सामने है, तो कहीं ना कहीं चुनाव में आप भी मतदाता हैं, तो ऐसे चुनाव की जो तारीखें आ रही हैं, तो आपके अनुसार किस तरह का प्रतिनिधि होना चाहिए और क्या प्रतिनिधि की सोच कैसी होना चाहिए और चुनाव को कैसा समझते हैं आपकी अगर धर्म विशेष पे चुनाव को अच्छा समझते हैं या विकास को लेके अच्छा समझते हैं? चुनाव की बात कर रहे हैं तो ये संगठन हमारा राजनीतिक है, राजनीति से प्रेरित नहीं है, लेकिन फिर भी हम हिंदुस्तानी हैं, हम सबको अधिकार है वोट डालने का। और जो प्रतिनिधि शुरुआत में देखने में लगता है कि इनसे अच्छा प्रतिनिधि कोई नहीं होगा, लेकिन जीतने के बाद वही प्रतिनिधि बदल जाते हैं। कुछ उनकी भी मजबूरियां होती हैं, क्योंकि जो प्रदेश लेवल से आता है वही वो करना चाहते हैं और कुछ कोशिश भी नहीं कर पाते हैं। तो हमारा मानना ये है कि जो भी प्रतिनिधि हो वो विकास के मुद्दे पे लड़े, और विकास ही हमको आगे बढ़ा सकता है, लेके जा सकता है। और विकास कब होगा? जब हमारा व्यवसाय अच्छा होगा। क्योंकि मैं नेतृत्व करता हूँ जिला उद्योग व्यापार मंडल का, भी मैं जिला अध्यक्ष हूँ।
और प्राइवेट बस एसोसिएशन का भी मैं आज 15 साल से निरंतर 5 बार मैं निर्विरोध चुना जाता रहा, क्योंकि मैं बराबर चुनाव हर 3 साल में हमारे यहाँ चुनाव होता है। आज 15 साल से मेरे ऊपर ये कांटों भरा ताज रखा हुआ है और मैं हर धर्म को लेके साथ में चलते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो हमारे बारे में ये कहे कि नहीं ये फरद भाई जो हैं ऐसा नहीं ऐसा करते हैं। हमारे लिए सब सामान्य है, सब हमारे हिंदुस्तानी हैं। हम सब बस स्वामी या व्यापारी, हम सब एक परिवार हैं और ये गुलदस्ता हमारे हिंदुस्तान का है। ये हमारे हिंदुस्तान की पुरानी परंपरा है जो चलती चली आ रही है और आगे भी चलेगी। अगर कोई चाहे कि हम धर्म के हिसाब से चले तो वो न चला है और न आगे चल पाएगा। ये थे हमारे फरहत साहब, जिन्होंने सारी जानकारियां दी और आम जनमानस तक आईपा मंच से अपनी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश करी।